आइए, स्वागत है आपका। आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास। जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा था, हाइपर कंजुगेशन। नाथन बेकर वाली स्टोरी याद होगी आपको। किस खूबसूरती से उन्होंने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, मार पिटाई होने के बाद, झापड़ खाने के बाद भी उन्होंने एक नए इफेक्ट के बारे में पता किया। और हमने काफ़ी हद तक प्लस एच पढ़ लिया था। दो टाइप के हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट थे, प्लस एच माइनस एच। प्लस एच की हमने डेफिनेशन लिख ली थी। प्रोपीन के हमने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। टोटल कितने बने थे? 4। फिर मैंने नोट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए थे, याद है आप? और उसका जो लास्ट पॉइंट था बड़ा मजेदार पॉइंट था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है एथाइल कार्बोकेटाइन में। ये 6th पॉइंट था, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला। 6th पॉइंट था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला, कि इथाइल कैटायन हो या फिर एल्कीन हो। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सोच के आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? लेकिन पहले मैं ये थोड़ा सा वहीं से हम लेकर चल रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल 6th पॉइंट से, जहां मैंने लिखा था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ड्यूरिंग एच इफेक्ट इन। अब ए पॉइंट था इथाइल कार्बोकेटायन। तो मैं बिल्कुल इसे बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। पिछली क्लास में यहीं पर हमने छोड़ा था। तो व्हाट इज इथाइल कार्बोकेटायन? तो CH3 CH2 प्लस, ठीक है। एंड एक पार्ट था प्रोपीन। ओके, सो नो इश्यू विद दैट। हम ये अभी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? ओके, तो इसे हम 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, रिलैक्स वाली पोजीशन पे छोड़ देंगे। और एक दो चीजें मुझे बता दो, फिर हम ये कर लेंगे, ठीक है ना? अभी हम इसके बाद और भी पॉइंट्स करने वाले हैं। 6th पॉइंट है, इसके बाद हम 7th पॉइंट भी करेंगे, ठीक है ना? आइए, छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वो एग्जाम्पल आप देखिए। लाइक लुक एट टॉलुइन। मेरे भाई टॉलुइन ये, और अगर आपको याद हो, ये उनमें से एक कंपाउंड है जो नाथन बेकर लेकर गए थे लेबोरेटरी के अंदर। याद है? ए यही था, पहले वाला कंपाउंड यही था। इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा? अरे यार होगा, क्यों नहीं होगा? इसमें तो 3 अल्फा एच, 3 बेंजाइलिक एच। तो आइए मैं इसके कुछ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं। ये प्लस एच कर रहा है, तो मैं इसके कुछ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े से आपके सामने बनाता हूं। और आपको अगर याद हो तो प्लस एच बनाते समय हम नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट करते थे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। अब एक सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो अब बॉन्ड पार्शियल रह जाएगी। और हम एक्सट्रीम केस शो करते हैं, इसलिए हम सारे लोग देखें, जैसे मैंने इस H के इलेक्ट्रॉन्स चुराए, अगर इस वाले CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चुराए हैं, तो आप देख सकते हैं जो टच नहीं किया उसे वैसे ही बना दो। इसे टच नहीं किया, इस H को टच नहीं किया, इस H को टच नहीं किया। मेरे भाई यहां मुंह पर माइनस आया होगा, यहां पूंछ पर प्लस आया होगा, और यहां C पर माइनस आया होगा। H कहां है? H हवा में लटका हुआ है। और यहां डबल आ जाएगा, क्योंकि यहां माइनस, यहां प्लस, ये डबल आ जाएगा। देखो, ये देख लो आप सारे दोस्त। अब बताओ, ये माइनस जो है डेफिनेटली अब ये रेजोनेंस फिनोमेना के तरीके से आपको दिखेगा। और बताइए कहां? अब आपने क्या क्या टच नहीं किया? ये टच नहीं किया, ये H यहां, ये H यहां, ये H प्लस यहां, डबल, ये माइनस यहां। अब देखिए, ये माइनस इसे इस तरीके से रिपेल करेगा। देखते रहना, वो भी बोर्ड पर। ये माइनस, डबल, CH और ये H प्लस। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये माइनस वापस इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। हाइपर कंजुगेशन को एक टाइप समझी जा सकती है रेजोनेंस की, लेकिन आईआईटी में आप हाइपर कंजुगेशन को इससे इंटैक्ट रखें, अलग रखें। मेरे भाई अब क्या बनेगा? अब देखें, CH बनेगा और बॉन्ड ये आ जाएगी। क्लियर? तो अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है और मैं आपसे पूछूं टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, कोई बता सकता है? टोटल स्ट्रक्चर्स इस तरीके से कितने बनेंगे, गेस करो। अभी 3 H हैं, 3 में से एक ही H का आपने इन्वॉल्वमेंट किया है, अभी 2 H के और कर सकते हैं। यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो मैंने पढ़ाया था 1 + n-alpha-H। 1 + n-alpha-H तभी लगेगा जब कंपाउंड में केवल हाइपर कंजुगेशन होगा। मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला लगाया था पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में एक नोट का पॉइंट नंबर 3 जो था उसमें एक फॉर्मूला लगाया, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू 1 + n-alpha-H। वो यहां नहीं लगाना, यहां रेजोनेंस भी इन्वॉल्व है हाइपर कंजुगेशन के साथ। ये तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बताओ, एक H को हमने इन्वॉल्व किया तो ये 5 बने, अभी बाकी 2 H और हैं। और अगर आपका दिमाग आपको 15 बोल रहा है तो आप छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े वाले मेरे भाई। फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहेंगे। तो देखिए एक H से बने 3, ऐसे दूसरे H से बनेंगे 3, ऐसे ही तीसरे H से बनेंगे 3, तो हो गए 9 और ये 2 11, तो ये टोटल 11 बनेंगे। खैर मेरा मुद्दा ये 11 गिनाने का नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि प्लस H इफेक्ट ये लगा रहा है, ये प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस H इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कहां कहां बढ़े हैं ये आप देखें मेरे भाई। आर्थो पर बढ़ा है, पैरा पर बढ़ा है, आर्थो पर बढ़ा है, यानी कि वो लाइन आज भी सही है। क्या देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पर देता है, और सिमिलरली लेने वाला लेता है तो आर्थो पैरा से ही लेता है। तो मेरे भाई एक पॉइंट जो हमें समझ में आया है वो हम यहां पर लिखते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि प्लस H इफेक्ट मेनली इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो किधर? एट ऑर्थो एंड पैरासाइट या पैरा पोजिशंस। ये देख सकते हैं। एक पॉइंट है जो हमने लिखा नहीं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने बताया जरूर होगा आपके, कंडीशन फॉर H इफेक्ट के लिए कंडीशन मैंने पिछली क्लास में बताया है। इसमें मैंने साफ साफ बोला है कि मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, कार्बन के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए। सारे लोग देखो, बाजू वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। बाजू वाले कार्बन पर एक H या उसके आइसोटोप, कम से कम एक H या D या T होना चाहिए। देख लें, ये है कंडीशन फॉर H इफेक्ट। मेरे ख्याल से बहुत आराम से समझ सकते हैं आप। अगर कहीं ये सेगमेंट दिखेगा तो आप H इफेक्ट चिल्ला कर बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इसलिए ध्यान दें। चलिए, तो कंडीशन फॉर H इफेक्ट पर मुझे एक क्वेश्चन बता दें, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो यहां मेरे भाई टोटल स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 11 आ रहे थे। आइए मैं एक छोटा सा और प्रश्न करूंगा इस एग्जाम्पल के बाद अगला एग्जाम्पल, ठीक है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स या फिर कंपाउंड्स which can show H इफेक्ट, या शो नहीं है, गलत है, which involve H phenomena या हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना, which involve हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना। आपको बताना है वो इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, केटायन में भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना हो। सो लेट्स स्टार्ट इट विथ, मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, आपके लिए कंडीशन सामने रखी हुई है। सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन, ओके। CH3 प्लस B, CH2 CH3 प्लस C। आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, CH3 उधर CH2 उधर, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं CH2 CH3 डॉट, ठीक है, एंड और लिख देता हूं मैं D,
CH2CH3 माइनस, ठीक है, और ले लो आप ये कैटायन F, ये कैटायन G, ये कैटायन, ओके। सो ये क्वेश्चन है, तो बताइए ए करेगा क्या? ए करेगा क्या? कंडीशन से मैच करो। अरे आपके कंडीशन में 2 कार्बन तो चाहिए, क्या मजाक लगा रखा, 2 कार्बन चाहिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो ए नहीं करेगा, साफ दिख रहा है। ए हाइपर कंजूगेशन क्यों करेगा? नहीं करेगा। बी करेगा क्या? देखो एक कार्बन पर पी चाहिए, इधर है पी, बाजू वाला sp3 चाहिए, बाजू वाला है sp3, उस पे कम से कम एक H चाहिए, है 3 H है, ये करेगा। सी वाला देखते हैं, एक P चाहिए, देखो रेडिकल sp2 होता तो P आएगा इधर, बाजू में sp3 कार्बन चाहिए, देखो है बाजू में sp3, कम से कम एक H, अरे यार है भाई, है बिल्कुल है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप डी के बारे में सोचिए, डी के बारे में सोचो, डी के बारे में, और मुझे बताओ कि क्या डी करेगा, क्या डी हाइपर कंजुगेशन करेगा क्या? बोलो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पी ऑर्बिटल नहीं है इसमें पी ऑर्बिटल नहीं है। आपको याद हो ये भी sp3 है और CH3 भी sp3 है। मेरे भाई पी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डी नहीं कर पाएगा। ई करेगा क्या? चलो मैच करो, कार्बन पर पी है क्या? बीच वाले कार्बन पे पी ऑर्बिटल होगा, बगल वाला कार्बन sp3 है, एक H, अरे 3 है दादा, उधर भी 3 है, तो ये आप कर लीजिएगा, ये सब आप घर से। लुक एट जी को देखो सारे लोग, पी ऑर्बिटल है, प्लस है तो पी होगा, बाजू वाला कार्बन sp3 है, उस पर H नहीं है, इस कार्बन पर H नहीं है, जस्ट बगल वाले कार्बन पर H होना चाहिए, इस वाले कार्बन पर H नहीं है, ये मिथाइल 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 है, इसलिए जी आपका हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना नहीं शो करेगा, ठीक है। आसान है ये। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं जो आप घर से करके लाएंगे, यही लिख दे रहा हूं, H, जी के बाद H, I, J, K, IJK, ये आप इनमें भी निकालिएगा, ये कंपाउंड्स हैं कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट। इन सब में आप देख लीजिएगा कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, वापस आते हैं इस चीज पर, आईडीजे ने ये क्वेश्चन जानबूझकर पूछा था, उससे कुछ पता करना था। वो क्या पता करना था? कैटायन से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंडीशन है, कंडीशन यहां मैच कर रही है। ये कार्बन मैंने बनाया, सारे लोग देखिए, इस पर 2 H हैं, ये 2 H हैं, ये कार्बन, ये sp3 कार्बन, ओके, यहां 2 H हैं और ये एक H है, ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं p ऑर्बिटल है। अब यार समझने वाली बात यह है कि आईटी वाले ये जानना चाह रहे थे कि अगर इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं इधर जाते हैं, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं इधर जाते हैं, और ये CH बॉन्ड है कौन सी? सिग्मा। ये CH बॉन्ड कौन सी है? सिग्मा। थोड़ा सा यार ये H कलर से लिख देता हूं, कलर, ये H है, क्लियर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं, तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड देखेंगे वो तो फील्ड है, भरा हुआ है, ये ऑर्बिटल तो फील्ड है ना दोस्त, ये ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है ना,
इस ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा के आगे F लिखा गया, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल फिल्ड है, भरा हुआ है। और ये वाला ऑर्बिटल कौन है? p ऑर्बिटल। और ये केटायन में तो खाली है, केटायन में तो वैकेंट है, pv। p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है, बहुत आसान है। तो मेरे भाई इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, तो यही उन्होंने पूछा कि कौन सी ओवरलैपिंग हुई है। देन आंसर इज वेरी क्लियर, आंसर इज सिग्मा F से P वैकेंट, ये ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग हुई। अब सुनना, उन्होंने एक ही क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट दिए थे एंड दे वांट टू नो यहां कौन सा खाली ऑर्बिटल है, दे वांट टू नो कि यहां कौन सा खाली ऑर्बिटल है। ये देखिए, मैं वापस बना रहा हूं इस चीज को, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला, ठीक है, ये दो H हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बना रहा हूं ताकि कोई टेंशन ना हो। ये कार्बन, इस पर देख सकते हैं आप H है, ये H, ये H, मुद्दा वही है जनाब। यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये सिग्मा भरा हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिग्मा भरा हुआ है। तो ये ओवरलैप किससे करेगा? वो कौन है जिसका ऑर्बिटल खाली है? मेरे भाई यहां पाई बॉन्ड है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल कोई भी आपको दिखेगा नहीं डायरेक्टली, ठीक है। नाउ द थिंग डिपेंड्स ऑन कि क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उस पर चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आपसे आईयूसी में ही पढ़ेंगे। मेरे भाई जब भी कोई बॉन्ड बनती है, क्या बनती है? बॉन्ड, तो उस बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? बोलो। बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। बॉन्डिंग आपने नहीं सुना है तो सुनिए। ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो सकता है और एक क्या हो सकता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो सकता है। क्या हो सकता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, हर बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है। लुक एट बोर्ड, जैसे मैंने आपको दिया, ये देखो CH3Cl, आप देखें CH3Cl दिख रहा है आपको CH3Cl दिख रहा है CH3Cl। तो CH3Cl में 4 सिग्मा बॉन्ड है, आप देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस सिग्मा बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल लगा है। और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो कार्बन क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग इसके 180 डिग्री पर खाली रहता है, CH बॉन्ड का नीचे से एंटी बॉन्डिंग खाली रहता है, इसका इधर एंटी बॉन्डिंग खाली रहता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूजुअली हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल में खाली पड़े रहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन यूजुअली तब तक नहीं जाते जब तक और कोई ऑप्शन ना हो। इनमें इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं जाते जब तक और कोई भी ऑप्शन ना बचाओ। अगर कोई और ऑप्शन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कतई नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है और ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम इनमें इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेरे भाई ऐसे कोई भी बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड जो बनी है उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो भरा होगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है। ये आप इनऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो ये हल्का सा यूज आता है यहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यहां पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड कौन बना रहा होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और वो भरा होगा, लेकिन उसी समय पाई का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वहां पर खाली पड़ा होगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग की बात हम यहां पर करने जा रहे हैं? आइए, इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया जाता है, तो बहुत ज्यादा शेप को लेकर परेशान मत होइएगा, ये आपको वहीं आईओसी में बताया जाएगा। पाई बॉन्डिंग का शेप थोड़ा इस टाइप का होता है, ठीक है,
और ये भरा हुआ होता है। ये भरा हुआ होता है, ये है पाई बॉन्डिंग फील्ड, एफ है इसके अंदर, पाई फील्ड। लेकिन ये भी देखिए, इस समय ये होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगाकर लिखा जाता है, स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग, और ये है वी मतलब वैकेंट, वी मतलब वैकेंट। तो मेरे भाई दरअसल ये ओवरलैपिंग होती है। तो किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई है यहां? सिग्मा एफ और पाई स्टार वैकेंट। एल्कीन्स में इस टाइप की ओवरलैपिंग होती। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये क्वेश्चन हर एवरेज और अच्छे बच्चे का सही ही था। इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन इतने गंदे रखे थे, इतने गंदे ऑप्शन कि आप सोच नहीं सकते। बताऊं? सुनना क्या? अगर आपको हाइपर कंजुगेशन आता है तो आपको यह तो पता होगा ना कि सिग्मा फील्ड ही होगा, यह तो पता होगा ना सिग्मा फील्ड ही होगा। हां, और दूसरा जो भी होगा, दूसरा जो भी होगा वो खाली होगा। इतना तो क्लियर है ना दोस्त, इतना तो क्लियर होगा ना। मेरे भाई एक ही ऑप्शन था 4 ऑप्शन में, जिसमें सिग्मा भरा हुआ था और दूसरा जो भी था वो यही था, वो खाली था। बाकी ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, सिग्मा फील्ड, पी फील्ड, फील्ड फील्ड का एक ओवरलैप करेंगे। एक में था सिग्मा वैकेंट पी फील्ड, मजाक चल रहा है क्या? सिग्मा कैसे वैकेंट? और एक ही ऑप्शन था जिसमें सिग्मा भरा हुआ था और उसके साथ में जो दूसरा ऑर्बिटल था वो खाली था। तो हर बच्चे का सही था। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये नोट के पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहां पर लिखाए हैं, और ये इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये पहले नोट के पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है? मैं नोट के पॉइंट हटा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। मैं हटा रहा हूं ये पॉइंट्स। ओके, नाउ एक एग्जांपल हमने ये किया, एक एग्जांपल हमने आधा किया है, आधा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इसमें कुछ और पार्ट भी जोड़ सकते हैं, HIJK L, ठीक है, M N, ठीक है, O, ठीक है। इनमें आप वही निकालिएगा कि हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आप देखिए यहाँ वही पाई एंटी बॉन्डिंग होगा और ये बगल में C पर H है, तो बिल्कुल हाइपर कंजुगेशन होगा। एल्कीन का अल्फा H, तो अभी अभी हमने जो पढ़ा तो मिलेगा आपको, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, तो ये कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल थोड़ा मजेदार है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखना, वहां मैंने बहुत बात की थी, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेरे भाई मैंने फॉर्मूला आपको जो लिखाया था टोटल नंबर ऑफ HS, नोट के 3rd पॉइंट में, उसमें मैंने लिखाया था पहले HS नॉट इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड प्लस HS इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। नॉट इन्वॉल्विंग हमेशा 1 होता था और इन्वॉल्विंग हमेशा अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होते थे। तो यहां पर आपसे वही पूछे गए हैं जिनमें इन्वॉल्व हो रहे हो CH बॉन्ड, यानी कि अल्फा H वाले केसेस पूछे गए। सो लेट्स स्टार्ट इट विद, बहुत आसान है। A पार्ट CH2 CH3 प्लस, B पार्ट बहुत आसान है दोस्त, C पार्ट मर्सिडीज साइन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, D पार्ट E पार्ट,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, F पार्ट CH3 CH CH CH3। लुक एट केयरफुली। आओ अल्टरनेट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं पहले ए की बात करूं तो इसके अल्फा H 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। सी का आप बता दो, सी का आप बता दो, प्लस बीचों बीच है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 9। टोटल पूछता, टोटल तो इसके 4 आंसर होते, एक ये वाला होता और 3 वो वाले होते, इसमें H के इलेक्ट्रॉन उधर गए होते। पिछले लेक्चर को एक बार देख लें। डी आप बता दो, चलो डी आप बता दो, डी आप बता दो, डी का आंसर आप बताओ। देखो तसल्ली से देखो, नहीं हटा रहा। बताओ डी। हाँ, अल्फा एच ही तो गिनने हैं, 3 1 2 6। ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, ये IIT JEE एडवांस का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन ये आया हुआ है भाई। IIT JEE एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन देख लो। ओके, तो गया EF। कुछ और पार्ट ले लेते हैं, G। याद रखना पूरे H के, पूरे उसके पीछे मत भागना कि कितने H हैं, हमें केवल अल्फा H चाहिए, यहाँ के और यहाँ के, उसके आगे के नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आराम से कर लेंगे यार। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस बाकी कर लेना। डी के 6 हो गए, और ई के कितने होंगे बताओ। ई के 3 ही हैं, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, बहुत आसान है यार, चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। वी हैड फिनिश्ड प्लस एच इफेक्ट कंप्लीटली विद ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज माइनस एच इफेक्ट। हमने प्लस एच इफेक्ट पढ़ा, माइनस एच इफेक्ट पढ़ा, पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले आप लोग सच सुन लो माइनस एच इफेक्ट का, माइनस एच इफेक्ट का सच सुन लो, सच। आज तक माइनस एच इफेक्ट केवल एक कंपाउंड में दिखा है, केवल एक कंपाउंड, और किसी भी कंपाउंड में माइनस एच इफेक्ट की आपको बात भी नहीं करनी। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि कैसे दिखता होगा ये इफेक्ट। तो आपको याद है मैं कंटेनर में कंपाउंड को बंद कर देता था, इलेक्ट्रोफाइल को भेज देता था। मेरे भाई आज तक केवल CCl3 ग्रुप है। कौन सा? CCl3 ग्रुप, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हुए लगते हैं, तो उसी को माइनस एच इफेक्ट में लिया गया है। पहली बात तो डेफिनेशन आपकी फिक्स है, याद करो। C यहां सिग्मा बॉन्ड है, इस बार ये सिग्मा बॉन्ड Cl होगी, और इसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स, पहले अवे अब टूवर्ड्स। जो हमने प्लस एच की डेफिनेशन लिखी उसमें आपको क्या क्या करना है, अवे की जगह टूवर्ड्स करना है, CH की जगह CCl करना है, और प्लस H की जगह माइनस H। डेफिनेशन में इतना करना है, तो समझ लें आप, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो डेफिनेशन आप प्लस H वाली डेफिनेशन को कॉपी मारेंगे, उसमें अवे की जगह टूवर्ड्स करना है, CH की जगह CCl करना है, सिग्मा CCl बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा CCl बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस H की जगह माइनस H करना, बस इतना करना है। तो यहां मैं नोट में कुछ बातें लिख देता हूं। नोट लाइक ऑब्जर्व ओनली इन CCl3, ऑब्जर्व ओनली इन CCl3 ग्रुप। ओके, CCl3 ग्रुप में देखा गया when it is attached, जब CCl3 किसी कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, अटैच्ड विद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से लगा है, तो केवल CCl3 में ही माइनस एच इफेक्ट देखने को मिला है। मैं थोड़ा ये पॉइंट हटा देता हूं। मैं आपको बता दूं कि माइनस एच इफेक्ट विड्रॉइंग इफेक्ट है। क्या है दोस्तों? माइनस एच इफेक्ट क्या है? विड्रॉइंग इफेक्ट है, और वो भी केवल CCl3 का है। माइनस एच इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले, आओ एक एग्जांपल करके खत्म करते हैं इसे, ठीक है? एक एग्जांपल करके खत्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेंजीन पर CCl3 लगा है, बेंजीन पर CCl3 लगा है, तो इसके मैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बिल्कुल वही कहानी मेरे भाई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपेरिमेंट के दौरान इतनी कम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। CCl3 रिंग से रेजोनेंस करने का, -I कर रहा, आई एग्री। -I से इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले होंगे, आई एग्री। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि इस रिंग में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रिंग में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल अकेला -I जस्टिफाई नहीं कर सकता, केवल अकेला -I जस्टिफाई नहीं कर सकता। और -I तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो कोई ऐसा है जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। बाहर p ऑर्बिटल है नहीं, बाहर p ऑर्बिटल है नहीं, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे खींचेंगे मेरे भाई? +H हम पढ़ ही चुके थे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई से इंटरेक्ट कर रहा था। तो मेरे भाई सेम फिलॉसफी पर CCl बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़ा सा यहां रह जाते थे, और ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता था। तो इस हिसाब से आप अगर ध्यान से देखें तो यहां डबल आएगा, ये Cl आएगा, ये Cl- हवा में लटकेगा। सिमिलियरली आप बना लेना, आपको आर्थो और पैरा पर प्लस दिखाई देगा। लेने वाला लेता है तो आर्थो पैरा से लेता है, मेरे ख्याल से वो बात तुम्हें अभी भी याद होगी। ओके, सो दिस इज एंड डैश 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 कर दो, डैश 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 कर दो। सो नोट का एक पॉइंट में और लिखता हूं, वो है सेकेंड पॉइंट। -H क्या करेंगे बोलिए? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो, मेनली फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा। वो तो कॉमन सेंस है, देने वाला देता तो आर्थो पैरा देता, लेने वाला लेता तो आर्थो पैरा से लेता। एंड -H से आपकी मुलाकात होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, -H से आपकी मुलाकात होने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट +H एंड -H। तो आपने समझा। आइए एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं जो हाइपर कंजुगेशन से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित करें, या छोटे टॉपिक से पहले एक अच्छा टॉपिक वो करते। चलिए एक छोटा सा वाक्य सुनो, बहुत पहले की बात है। अब कॉपी किताब किनारे मत रख देना कि सर ने कहानी चालू की, अपन आराम से फैल के कहानी सुनेंगे। ये मैं हटा देता हूं पहले, हैं, ताकि हाँ सारे लोग ध्यान से सुनो। बहुत पहले की बात है, एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था बेयर्स, ठीक है? बेयर नाम था, बेयर्स नहीं था, बेयर नाम था। तो मेरे भाई खाली बैठा हुआ था एक दिन, और आपको पता है खाली दिमाग जो होता है वो डैश का घर होता है। तो खाली बैठा हुआ था, और उसने क्या किया आइए बताता हूं क्या किया उसने एक मीथेन को, आपको पता मीथेन कैसा होता है? मीथेन आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा, स्टोरी जो होगी उसमें कई चीजें मैं ऐड कर देता हूं, बट आपको उससे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? स्टोरी को एकदम सीरियसली दिल पर मत लेना, ठीक है ना? ये मीथेन है, और आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, सही बात है? तो मेरे भाई एक दिन उसने खाली बैठा हुआ था, मीथेन उसके सामने से निकला है, उसने झपट्टा मारा और मीथेन को पकड़ लिया। मीथेन को पकड़ के उसने जबरदस्ती मीथेन के सारे हाइड्रोजन को 90 डिग्री पर कर दिया, 90 डिग्री पर। मेरे भाई सच बताओ, सोचो मीथेन के मन में क्या चल रहा होगा?
हाँ बस सोचना है, बोलना नहीं है। मीथेन के मन में बेयर के लिए डैश डैश चल रहा होगा, एकदम चुनिंदा क्वालिटी के डैश डैश चल रहे होंगे, क्योंकि मीथेन 90 डिग्री पर स्टेबल नहीं होगा। उसके बॉन्ड पेयर 109 पर रह सकते हैं, तो पास ले जाओगे तो रिपल्सन लगेगा। सो दिस ज्योमेट्री इज नॉट लॉजिकल, दिस ज्योमेट्री इज हाइपोथेटिकल। बस उसने ऐसे पकड़ा, ऐसे जबरदस्ती चारों एच को 90 पर किया और फिर छोड़ दिया। आप बताओ, क्या वो जब इसने छोड़ेगा तो क्या वो यहां भागकर कूद कर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? सारे बोलो, कूद कर इधर आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो बोलो बोलो। अरे यार, तुम्हारा हाथ कोई ऐंठ दे 125 डिग्री तो तुम्हें दर्द होगा, और जब वो हाथ छोड़ेगा तो क्या आपका हाथ 125 पे रहेगा? उसे घुमा के सीधा करोगे कि नहीं करोगे? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने। वैसे आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वाकई बेयर्स ने मीथेन को दबोच लिया था? ऐसा नहीं था, अरे मजाक है ये सब, तो कॉन्सेप्ट सीखो मेरे भाई। बेयर ने एक थ्योरी दी थी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी। बेयर ने स्ट्रेन एंगल को लेकर एक थ्योरी दी थी, और उसने क्या बोला था? फॉर टेट्राहेड्रल एटम, फॉर टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है sp3, ठीक है, एटम मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फॉर टेट्राहेड्रल एटम, थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं यार, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी of a tetrahedral compound, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बोलो। बॉन्ड एंगल मस्ट बी वेरी क्लोज टू, अरे 109 एग्जैक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 109.28 डिग्री। तो ये बहुत ऑब्वियस बात लग रही होगी, हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेट्राहेड्रल है तो एंगल 109 के आसपास रखो। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे भाई, उसकी खुद की नजर कुछ कंपाउंड्स पर पड़ी तो वो बेकरार हो गया। देखें जरा, फॉर साइक्लोएल्केन्स, मेरे भाई ये बात तब की हो रही है जब ज्यादा चीजें पता नहीं थी, जब बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी, तब की बात हम कर रहे हैं। तुम आज के दिमाग से सोचोगे तो ऑब्वियस बातें लगेंगी। फॉर साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। बेयर जब ये काम कर रहा था तब तक साइक्लोएल्केन्स को प्लेनर माना जाता था। क्या माना जाता था? बोलो, प्लेनर माना जाता था। तो अकॉर्डिंग टू बेयर, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बेयर्स साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। ये बेयर के टाइम पर प्रचलित था, फेमस था, लोग मानते थे, ठीक है। आइए अब देखिए उसकी बेकरारी क्यों बढ़ी। ये 3 की रिंग, ये 4 की रिंग, ये 5 की रिंग और ये 6 की रिंग। अगर ये प्लेनर डायग्राम्स हैं तो यू कैन थिंक अबाउट इंटरनल एंगल्स 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? देखो देखो देखो, सारे देखो, सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो मेरे भाई इसकी ये वाली चीज यहां लग नहीं रही है, ये वाली चीज यहां वैलिड कहां है? सारे देखो 4, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। इसने कहा था स्टेबिलिटी के लिए 109 का एंगल चाहिए, ये 60 का एंगल लेकर बैठा है, ये 90 का एंगल लेकर बैठा है, ये करीब आया 108 का और ये 120 का एंगल लेकर बैठा। तो मेरे भाई बेयर ने साफ साफ एंगल देखा और उसने कहा कि ये जो साइक्लोएल्केन्स हैं दे आर नॉट स्टेबल, दे कंटेन्स
सम एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेन। उसने कहा साइक्लोएल्केन्स में कुछ स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मतलब प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इनमें अनस्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि इसमें स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है इसमें, बोलो क्या है, स्ट्रेन है। आइए, इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात की, बताओ एंगल क्या होना चाहिए। एंगल होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसे ऐसे मानते हैं, इसे ऐसे मानते हैं। मान लीजिए, क्या करें, मान लीजिए आपका जो रात में सोने का पोस्चर है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए आप रात में अपने दोनों हाथ ऐसे करके सोते हैं, ऐसे एकदम बिस्तर पे पेट केवल स्पाइडरमैन की तरह चिपक कर सोते हैं ऐसे एकदम, और ऐसे सोने में आपको आनंद आता है, आपको एकदम मजा आता है जब आपके दोनों आर्म्स के बीच का एंगल 109.28, आप एकदम मस्त फ्री होके 109.28 पे सोते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, आपके घर में गेस्ट आ गए, आपके दो कजीन आ गए, जगह नहीं थी तो आपके बेड पे उन्हें लिटा दिया गया, एक आजू से आ गया, एक बाजू से आ गया, ऐसे सोते थे, लेकिन इसने ये किया, इसने ये किया। अब रात भर आप इस पे ऐसे करवटें बदल रहे हो, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपके आर्म्स में दोनों तरफ से स्ट्रेन आ चुका है। तो मेरे भाई देखिए, ये एंगल इतना है, लेकिन इधर से मैंने माना ये डेल्टा का स्ट्रेन है, इधर से भी मैंने माना डेल्टा का स्ट्रेन है, और रात भर आप इस अल्फा के एंगल पर थे, रात भर आप इस अल्फा के एंगल पर थे। तो मेरे भाई इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है या नहीं? तो बताइए रात भर आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी? ऐसा कि यार इसे भगा दूं, इसे भगा दूं। हो सकता है सुबह यही सीन हो, आप 109 पर सो रहे हो, एक इधर नीचे पड़ा हुआ, एक इधर नीचे पड़ा हुआ, तो ओपनिंग टेंडेंसी, स्ट्रेन को खत्म करने की टेंडेंसी होगी ही होगी। आओ, बहुत सिंपल है, डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, आपको एक स्ट्रेन एंगल का लमसम फॉर्मूला मिल जाएगा। यू कैन कैलकुलेट डेल्टा, दैट वुड कम हाफ टाइम्स 109.28 माइनस अल्फा। ये आप देखें स्ट्रेन आप हल्का सा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इन रिंग में हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, करें। सो फॉर अल्फा इक्वल टू 60, अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू 108 एंड अल्फा इक्वल टू 120। ठीक है, मैं लमसम वैल्यूज लिखूंगा। सो डेल्टा कम्स आउट टू बी 24.5 डिग्री प्लस, इट कम्स आउट टू बी प्लस ऑफ 24.5 डिग्री। ये आएगा 9.5 डिग्री, ये आएगा प्लस 0.5 डिग्री, और 120 में आएगा माइनस 5.5 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, कुछ भी ऐसा यहाँ लॉजिकल मतलब रॉकेट साइंस नहीं। ये देखें, ये हमने, एंड ऑल वी नो, हमें सबको पता है कि स्टेबिलिटी और स्ट्रेन क्या होता है, बोलो। स्टेबिलिटी और स्ट्रेन क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, उल्टा होता है। स्टेबिलिटी और स्ट्रेन, अरे यार स्ट्रेन, तुम रात भर ऐसे सोते थे, अगर ऐसे सोगे तो दिक्कत उतनी ज्यादा रहेगी ना। जितना ज्यादा स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी, इतना ज्यादा स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी। अच्छा, ये प्लस और माइनस साइन को समझते हैं। अब आप ऐसे सो रहे थे, कजीन आए तो हाथ यहां हो गए, और रात में आपने दिक्कत करवट बदलते रहे, और फिर ऐसे बाहें खोल दी, दोनों को पटक दिया लेफ्ट और राइट। आपके दोनों कजिन ने अगली रात आपसे कहा कि भैया आप 109 पर सो, आप सो 109 पर, हम नीचे सो जाएंगे, क्योंकि हम वैसे भी नीचे ही तुम फेंक देते हो। आपको बड़ा अच्छा लगा कि यार कितने अच्छे कजिन है, आपने 109 किया, और सोने वाले ही थे कि एक कजिन इधर और एक कजिन इधर पकड़ के लटक गए, और आपका हाथ बाहर की तरफ खुल गया। मेरे भाई दर्द का एहसास हुआ होगा, अगर सोचो अचानक कोई ऐसे खींच दे। हाँ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्ट्रेन। सो दिस माइनस ओनली shows direction, this minus shows external strain and plus shows internal strain. So don't go through charges, don't go through with signs, magnitude देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन तो भाई साहब 5.5 डिग्री का ही आया, बाहर की तरफ है, प्रॉब्लम तो उसमें भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेयर्स के हिसाब से स्ट्रेन ऑर्डर क्या है इन रिंग्स में, अगर मैं पूछूं स्ट्रेन ऑर्डर इन साइक्लोएल्केन,
साइक्लोएल्केन्स में, साइक्लोएल्केन्स में तो मेरे भाई आप देखें सबसे ज्यादा 24 आया है 3 की रिंग में, उसके बाद आया 9.5 4 की रिंग में, उसके बाद आया 6 की रिंग में 5.5 और उसके बाद सबसे कम है 5 की रिंग में। तो ये बेयर ने स्ट्रेन ऑर्डर दे दिया साइक्लोएल्केन का। क्लियर? और इसका उल्टा ऑर्डर क्या आ जाएगा बताइए जरा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन साइक्लोएल्केन। तो बताइए इसके हिसाब से सबसे स्टेबल रिंग 5 की आएगी, फिर 6 की आएगी, फिर 4 की आएगी और फिर 3 की आएगी। ये है बेयर के हिसाब से स्ट्रेन और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये बेयर ने निकाला, ये थ्योरी वर्ड लग रहा है, इन्होंने थ्योरी दी है। इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं, थ्योरी जो होती है वो थ्योरेटिकल सेंस होता है, उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये इन्होंने ऑर्डर दे दिया, स्ट्रेन ऑर्डर दे दिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया। ठीक है, कुछ समय तक तो ये ऑर्डर चला, लोगों ने माना, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई, दुर्घटना नहीं, घटना हुई जिससे बेयर के इस ऑर्डर को गलत साबित कर दिया गया। उस घटना से ऐसा प्रूफ हुआ कि ये ऑर्डर गलत है। तो अब हम पहले उस घटना के बारे में समझेंगे और फिर उस घटना से रिलेट करते हुए ये समझेंगे आखिर क्या वजह थी कि बेयर का ये ऑर्डर गलत हुआ, और अगर बेयर का ये ऑर्डर गलत है तो इसमें कहां गड़बड़ी है। ठीक है, कहीं तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि हमने अभी तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है वैल्यू देख के। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उस घटना की तरफ। ठीक है, ओके, उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये पोर्शन में हटा रहा हूं। आप लोग जब भी ये वाला जो टॉपिक लिखेंगे तो वो इससे अलग टॉपिक है, तो यहां पर 10 लाइन का गैप छोड़ देना, इसके जस्ट बाद 10 लाइन का गैप छोड़ देना, 10 लाइन्स गैप। ठीक है, 10 लाइन, इसके बाद 10 लाइन का गैप छोड़ना, फिर ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है ना, या मैं भी छोड़ देता हूं, चलो 10 लाइन का गैप छोड़ दिया। आइए मेरे भाई, एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, जलाने, किसी कंपाउंड को जलाया जाए उसमें इंथैल्पी चेंज क्या होता है। और जलाने में तो माहिर हैं आप लोग, हैं पीछे वाले, ये जलाने में उस्ताद, अपन तो जला लेते। तो आइए हीट ऑफ कंबसन। बेटा पहली बात तो हीट, इंथैल्पी, कंबसन, प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो ये चीजें आपको परेशान करेंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या लॉजिक है, हीट ऑफ कंबसन का मतलब क्या है, वो पूरी चीज ध्यान से समझिए। मेरे भाई एक कंपाउंड हमने लिया 1 मोल, क्या लिया, एक कंपाउंड 1 मोल लिया और हमने उसे पूरी तरीके से जला दिया। एक कंपाउंड लिया हमने, ध्यान से सुने, और इसे मैंने पूरी तरीके से जला दिया। यूजुअली जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं और कुछ CO2 O2 बनता है। क्लियर? 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली जलाना है, कंप्लीटली जलाना है, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा। अब आप कहोगे सर यही बकवासी, इंथैल्पी चेंज समझ में नहीं आता। सुनना, जब आप जलाने जाते हो तो कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और जब रिएक्शन जल जाती है, जल रही होती है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। समझना, तो मेरे भाई दरअसल इंथैल्पी चेंज बोलता है कि कितनी नेट एनर्जी रिलीज हुई, कितनी नेट एनर्जी रिलीज हुई। तो Y निकली थी लेकिन X आपने दी थी, तो Y - X, ये है आपका हीट ऑफ कंबसन। ये है आपका हीट ऑफ कंबसन, HOC बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HOC, हीट ऑफ कंबसन। तो मेरे भाई मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी देखना बहुत मजेदार है, अभी आपने देखना ये कैसे बेयर की वोट लगाएगा। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज completely burn, और जलाने को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जलाने को ही ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज्ड, सही है।
तो देख लें HOC क्या है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न या ऑक्सीडाइज्ड, उसे हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। और रेफरेंस के लिए मैंने एक छोटी सी रिएक्शन यहां पर लिख दी है। अच्छा, अब आप हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे कैसे? अरे कंपाउंड लो, जला दो, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हीट मेजर करने के लिए उससे कर लो। अपने को तो यार पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपन पेपर में थोड़े आग लगा देंगे कि पेपर में कंपाउंड बना है इसका HOC निकालना है, आपने निकाली माचिस आग लगा दिया, ऐसा नहीं करना, गलत बात। हमें कुछ उसमें टिकड़म लगाना है, हमें कुछ फंडे लगाने हैं, उससे हीट ऑफ कंबशन निकालना है। तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन पहले, सबसे पहले जैसे कंपाउंड पर आपकी नजर पड़ेगी तो सबसे पहले आप हीट ऑफ कंबशन में ये देखेंगे कहां जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है, कहां जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है। मतलब मैं मीथेन दे दूं और प्रोपेन दे दूं, तो मेरे भाई प्रोपेन में 3 कार्बन है, ज्यादा बॉन्ड्स हैं, ज्यादा एटम्स हैं जलाने के लिए, तो उतना हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। तो मेरे भाई पहला पॉइंट सबसे पहले यही लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सुन लो सारे, अभी गलत करोगे इसलिए बोल रहा हूं। सबसे पहले कार्बन एटम देखना, अगर कार्बन एटम ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। लेकिन जब 2 कंपाउंड में कार्बन एटम सेम होंगे, कार्बन एटम सेम होंगे तो हम फिर यहां से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम एक कॉमन सेंस पर जाएंगे। 2 कंपाउंड है, कार्बन एटम सेम, और एक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। मैंने उससे पूछा क्या मन है, वो कह रहा मन करता जल जाए। मेरे भाई अगर वो रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, कंबशन के लिए तैयार बैठा है तो तुम्हें बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तुम्हें बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और अगर X कम है तो HOC ज्यादा होगा। तो कितना सिंपल है दोस्त, HOC 1 स्टेबिलिटी, HOC 1 स्टेबिलिटी। देख लो देख लो देख लो, या फिर बोलो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल, वो उतना ज्यादा तैयार बैठा है कंबशन के लिए। लेकिन याद रखना ये आप तभी लगा पाएंगे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, जब दोनों कंपाउंड में रेफरेंस सेम हो जाए, तब हम ये लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो दिस इज हीट ऑफ कंबशन। अब आपकी बुद्धि में वो बात आ जानी चाहिए कि सर स्ट्रेन, स्टेबिलिटी, ये वाली चीज मुझे लगता है आप इस कंपाउंड को जला डालोगे, जलाने से जो HOC आएगा उससे आप कुछ HOC जो आएगा उससे स्टेबिलिटी और स्ट्रेन पता करोगे। एग्जैक्टली यस। और ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड उठाना है, ऐसा जला देना है आग में डाल के और उसमें HOC चेक करनी है। HOC डेटा जो आएगा वो डेटा हमें एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू फाइंड आउट कि वेदर बेयर ने जो बताया था वो सही बताया था या नहीं, है ना मौका। अच्छा चलो निपटाते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को उड़ा देता हूं, ठीक है। हाँ आ जाओ। तो भाई HOC के कुछ क्वेश्चन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। आइए HOC के कुछ क्वेश्चन करें। मैंने भाई ऐसे मैंने दिया इथेन, ब्यूटेन, ये देखें 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। मैंने ये दिया, बहुत आराम से देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी सेगमेंट है। तो यहां पर कोई देखते रहो। मैं थोड़ा सा एक लाइन और उड़ा रहा हूं। स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ तो पता ही है ना यार, उधर भी लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन मैंने आपको HOC के दिए। बाकी आप करते रहना यार दोस्त, बहुत सारी चीजें और ले लो यार, अब ले ही रहे हो तो 9th ऐसे ही कुछ याद आ रहा है।
10 क्वेश्चन कर दिए, 10 कर दिए। पहला रूल नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला रूल लगाओ। वन में आंसर क्या है? वन में HOC का आंसर क्या है? कार्बन गिन लो, 3 2 1। 2 में करो, 2 में करो, कार्बन एटम गिनो, बराबर आ गए तो निश्चिंत हो जाओ, टेंशन मत लो। अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे। दूसरे वाले में रेजोनेंस है, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो पहला वाला कम स्टेबल है, पहला वाला कम अरे जवाब मिल गया भाई, बधाई हो, जवाब मिल गया। 1 > 2। पहला वाला कम स्टेबल है तो HOC ज्यादा आएगा। थर्ड वाला, मजाक करते हो जनाब, मजाक। कार्बन है इधर 6, इधर 5। आइए फोर्थ का जवाब दीजिए। फोर्थ का जवाब अंधा आदमी भी बता दे। कार्बन एटम 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया? HOC का आंसर क्या आ गया? 4 3 2 1। अब सुनना दिमाग की कसरत जो उन्होंने की। 2 बंदे, उन्हें एक काम दिया गया था कि ये कंपाउंड लो, जलाओ और उनका HOC एक रजिस्टर में नोट करो। उन्होंने 1 जलाया, 2 जलाया, 3 जलाया, 4 जलाया और उनकी HOC वैल्यूज उसने लिख ली। मैं मानता हूं इसकी HOC वैल्यू X थी, थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी HOC वैल्यू X थी, इसकी Y थी, इसकी Z थी, इसकी W थी, थोड़ी देर के लिए मान लो, मानने में क्या जाता है। और ये वैल्यू का ऑर्डर हमें पता है 4 3 2 1। अब उसमें से एक बोला कि यार अगर इनमें कार्बन एटम सेम होते, तो मेरे भाई हम स्टेबिलिटी और स्ट्रेन का आइडिया लगा सकते थे। और बेयर अंकल ने जो प्रूफ किया वो चेक कर सकते थे। दूसरे ने कहा हाँ लेकिन कार्बन एटम सेम होने चाहिए थे। पहले वाले ने कहा लेकिन हम अभी भी कर सकते हैं। तो उसने पूछा दूसरे वाले ने कैसे? अब ध्यान से देखना कितनी सही बात बोल रहा है ये कह रहा है X इसका HOC है, Y इसका HOC है, Z इसका HOC है, W इसका HOC है। इसमें है क्या? इसमें 3 CH2 है, मानते हो या नहीं? 3 CH2। अरे साइक्लोप्रोपेन में CH2 होते। इसमें क्या है? इसमें 4 CH2। अगर समझो इशारों को तो राज को राज ना रहने दो भाई साहब, बोलो। उसमें 5 CH2 है, उसमें 6 CH2 है। क्या आप इशारा समझ रहे हो? उनके रजिस्टर में 4 वैल्यू लिखी X Y Z W। उसके दिमाग में एक बात चमकी कि अगर मैं 3 4 5 और 6 का HOC पर CH2 निकालूं, पर CH2। सोचो सारे सोचो। मतलब X को 3 से डिवाइड कर दो, Y को 4 से डिवाइड कर दो, Z को 5 से डिवाइड कर दो, W को 6 से। तो अब जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो एक CH2 की आएगी या नहीं आएगी? इस CH2 की, इस CH2 की, इस CH2 की, इस CH2, एक CH2 की आएगी, हाँ या ना? एंड कहीं ना कहीं ये वैल्यू सीधा स्ट्रेन का ऑर्डर होगा। जिसका ज्यादा HOC पर CH2 आएगा, जिसका ज्यादा HOC पर CH2 आएगा, बताओ वो स्ट्रेन का ऑर्डर होगा या नहीं होगा? जिसका ज्यादा HOC पर CH2 आएगा उसका स्ट्रेन का ऑर्डर होगा या नहीं होगा? मेरे भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, सुन लो। यहां तुम X/3 की वैल्यू नहीं पता कर सकते, ना ज्यादा कम पता कर सकते हो, ये तो डेटा है मेरे भाई। HOC पर CH2 डेटा, ये जो 10 लाइन का गैप था उसी में लिखना है। HOC पर CH2 डेटा जो आता है वो इसका देख लो क्या आता है। HOC पर CH2 आता है 1 2 3 4। मेरे भाई क्या आपने देखा HOC पर CH2 डेटा यहां पर बेयर्स को चैलेंज कर रहा है, HOC पर CH2 क्या हो गया? स्ट्रेन। भाई साहब HOC पर CH2 मतलब रेफरेंस सेम हो गया ना दोस्त। HOC पर CH2 क्या हो गया? स्ट्रेन। तो ये HOC पर CH2 का जो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है 3 > 4। आप देखें मतलब 5 की रिंग 6 की रिंग से ज्यादा रखता है, जबकि यहां 6 की रिंग 5 से ज्यादा आ रहा है मेरे भाई। अब वो 10 लाइन गैप में क्या लिखेंगे जो इसके बाद का था? बट HOC
per CH2 data suggest that actual, सुन लो सारे सुन लो, एक्चुअल स्ट्रेन ऑर्डर क्या है? 3, 4, 5, 6 एंड ये सच है, बेयर वाला गलत था। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? 4 की ज्यादा, 5 की ज्यादा, सबसे ज्यादा 6 की। अब मुद्दा ये आता है कि बेयर गलत कहां था? बेयर गलत कहां था? बेयर मेरे भाई उस जगह पर गलत था जहां उसने माना कि वो प्लेनर साइक्लोएल्केन्स है। मेरे भाई ये पहली बार यहां प्रूफ हुआ कि साइक्लोएल्केन्स प्लेनर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर साइक्लोएल्केन्स प्लेनर हैं तो फिर बेयर सही था। लेकिन बेयर का थ्योरेटिकल ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जो ये प्रूफ करता है, which proves that cycloalkanes are not planar. Cycloalkanes are not planar. मेरे भाई इसमें साइक्लोप्रोपेन को छोड़ देना बस, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है। आपको पता है ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है, इसलिए ओके। तो एक मैं बता देता हूं, जो आगे चलकर एक चैप्टर है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें पढ़ेंगे आप। आगे चलकर एक चैप्टर है, वहां आपको पता चलेगा मेरे भाई जो 6 की रिंग होती है, दरअसल ये ऐसा चेयर और बोट फॉर्म में होती है, ये नॉन प्लेनर होता है। अब आप कहोगे नॉन प्लेनर होकर क्या होता है? मेरे भाई याद करो, प्लेनर जब बेयर ने माना था तो इसके अंदर का एंगल 120 माना था नहीं माना था? आप आगे चलकर ये सीखेंगे कि इनके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सारे 109-28 होते हैं, और अगर इसके अंदर 109-28 एंगल होते हैं तो मेरे भाई इसके अंदर स्ट्रेंथ तो 0 के बेहद करीब है। इसके अंदर तो बॉन्ड एंगल 109-28 के आसपास ही होते हैं। ये मैक्सिमम स्टेबल है ये मैक्सिमम स्टेबल, कुछ नहीं कर पाओगे आप इसका। क्या है ये? मैक्सिमम स्टेबल। ओके, सो we just finished Bayer strain angle theory along with HOC, heat of combustion। क्वेश्चंस कर लेना 2, 3, 4। 7th में जो मैंने लाइन खींची है ये पर CH2 वाला है, ये HOC पर CH2। तो ये कॉपी के क्वेश्चन कर लेना। डेफिनेटली अगली क्लास से हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन चालू करेंगे, और इन क्वेश्चंस के चालू होते ही हम सीट और बुक दोनों करेंगे, ठीक है। GOC अच्छा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से कर रहे हैं। और आप लोग में से मैंने देखा है, आप में से मैक्सिमम लोग जो डाउट्स पूछते हैं वो डाउट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि आपने क्लास की बातों को सुना ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एक चीज़ ये कर लें कि पहले आप जब क्लास कर रहे हैं तो साथ में आप थ्योरी नोट्स बहुत अच्छे बनाएं, थ्योरी नोट्स बनाएं। और मैंने जो बातें बोली हैं वो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, साइड में लाइन खींच के लिख सकते हैं, ताकि जब आपको आगे कोई इशू आए तो आप वो पॉइंट्स देखें, उससे चीज़ें आपको दिमाग में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।